वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इस वक्त इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इक़्तिसादी जायज़ा पेश करेंगे। अब से कुछ देर बाद तक़रीब का बाकायदा आगाज़ हो गया है। तक़रीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इक़्तिसादी जायज़ा पेश करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है जो कि अब से कुछ देर में पेश किया जाएगा। बाकायदा इस तकरीब का आगाज़ हो गया है जिसमें अब से कुछ देर बाद ये इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा और रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे है ये, और वज़ीर ख़ज़ाना इसको पेश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें माशी तरक्की के अहम खदोखाल पेश करेंगे। और गुज़श्ता साल मुल्क में शरह नमू 8 सालों में सबसे ज़्यादा 5.3% रही, ये ज़राए से मालूम पता है। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की जानिब से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए माशी तरक्की के अहम खदोखाल पेश करेंगे इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। और आपको ये भी बताते चले कि गुज़श्ता साल मुल्क में शरह नमू 8 सालों में सबसे ज़्यादा 5.3% रही है। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे अब से कुछ देर बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पेश करेंगे और तक़रीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ है और अब से कुछ देर बाद ही रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेश करेंगे। माशी तरक्की के अहम खदोखाल पेश करेंगे। एक्सपेक्टेड क्या था, बजटेड क्या था, क्या पाया, क्या खोया, ये भी बताएंगे। गुज़श्ता साल मुल्क में शरह नमू 8 सालों में सबसे ज़्यादा 5.3% रही। इससे कुछ देर पहले हमने आपको ये भी बताया था कि रवा माली साल के दौरान नज़रसानी शुदा बजट खसारे का हदफ हासिल नहीं हो चुका, और बजट दस्तावेज़ात में ये भी इंकशाफ हुआ कि शरह नमू का हदफ 5.7% था, जबकि जो हासिल होने वाला जो अमाउंट है वो 5.3% रहा, जबकि बजट खसारा 4.1% रहा। और आपको ये भी बताएं कि FBR के लिए नज़रसानी शुदा टैक्स वसूलियों का हदफ का हसूल भी दुश्वार रहा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इक़्तिसादी जायज़ा अब से कुछ देर बाद पेश करेंगे। रवा माली साल शरह नमू 5.3% रही, गुज़श्ता 8 साल में सबसे ज़्यादा है, और फ़ीकस आमदन 2.9% इजाफे के बाद $1,629 पर पहुँच गई है। और ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 3.46% भी रही, पिछले साल मनफी थी। और आपको ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की जानिब से रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआशी तरक्की के अहम खदोखाल पेश किए जाएंगे। रवा माली साल शरह नमू 5.3% रही, गुज़श्ता 8 साल में ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। फ़ीकस आमदन 2.9% इजाफे के बाद $1,629 पर पहुंच गई, जबकि अगर ज़राई शोबे की बात की जाए तो ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 3.46% रही, पिछले साल मनफी थी, लेकिन इस साल जो ज़राई शोबे में तरक्की की शरह है वो 3.46% रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इस तक़रीब में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद इक़्तिसादी जायज़ा पेश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआशी तरक्की के अहम खदोखाल पेश करेंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम, मज़ीद क्या मालूमात आप तक पहुँची हैं, क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची है? ये अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज बाकायदा हो जाएगा। तलावत चल रही है, लेकिन अभी तक हमारे इत्तलात हैं कि कोई भी ऐसा हदफ नहीं है जिसको हुकूमत बड़े फख्र से कह सके हमने हासिल कर लिया है। खासतौर पर ग्रोथ रेट जो सबसे बड़ा टारगेट होता है उसका 5.7% का हदफ था, जिसको 5.3% तक ये हासिल कर सके हैं। सनती शोबे की तरक्की का हदफ 7.7% था, जो 5% तक इनके हासिल कर पाई है गवर्नमेंट। बजट डेफिसिट गो के 4.1 था, 3.9 रहा है पहले 9 महीने में, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह यह है इन्होंने जो सर्कुलर डेट था उसकी अदायगी तकरीबन 400 अरब रुपए की रोकी हुई है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क लोड शेडिंग से गुजर रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ड्यूज का पेमेंट ना होना है IPPs को, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे और कैपेसिटी के मुताबिक। इस तरह अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो भी कम से कम 200 रुपए का शॉर्टफॉल अभी तक आ रहा है जी। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस था, हदफ 145 अरब रुपए था, लेकिन 50 अरब रुपए अभी तक इनको वसूल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। और इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इक़्तिसादी सर्वे पेश करने लगे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए हार्ड कॉपीज़ की भी अवेलेबिलिटी यहाँ रखी गई है, तो तमाम साथियों को जाते हुए इसकी एक कॉपी इंशाल्लाह पेश की जाएगी। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुद्दत के बाद
तकरीबन 10 साल के बाद एक ऐसा साल खुशनसीब है कि हम 5% की ग्रोथ से बाहर निकले हैं। आपको पता है कि 2008-13 में हम 3 की रेंज में थे। 2013-14, 14-15, 15-16 तीनों साल हम 4% की रेंज में रहे। पहले साल 4.05 जो फाइनल नंबर हुआ, अगले साल 4.06 और फिर पिछले साल 4.51। तो अभी जो नंबर है वो 5.28, जब आप उसको राउंड ऑफ करते हैं तो वो 5.3% की जीडीपी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा हुई है। इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की जीडीपी हमारे अंदाजे के मुताबिक, और अभी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी कंफर्म कर चुके हैं कि अंडरस्टेटेड है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक, आपका इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मेथडोलॉजी वो करीबन 20 साल से ज़्यादा पुरानी है, वो अपडेट मांगती है। और दूसरा, पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे में जो एक्सपेंशन हुई है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में और कुछ इकॉनमी के हिस्सों में, वो इस वक्त जब कैलकुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें शामिल नहीं। बहरहाल उसको छोड़ते हुए वो हमने वर्ल्ड बैंक को इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए ऑथराइज़ कर दिया है। वो एक ताकि क्रेडिबल प्रोसेस हो, उसको 8 से 12 महीने लगेंगे। और हालिया जो मेरी 2-3 हफ्ते पहले यूएस में मीटिंग थी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एडी और तमाम टीम, गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह मेरे साथ थे। हमने उनको कहा कि जी लेट देयर बी द फर्स्ट डे ऑफ द 8 to 12 months यू आस्क। तो उसको हम एक तरफ रखते हैं। उनके अंदाजे के मुताबिक तो करीबन 20% के करीब पाकिस्तान की जीडीपी अंडरस्टेटेड है। और ये कोई अजूबा नहीं है। चाइना का भी काफ़ी साल पहले उनका भी सिमिलर केस था, और जब उसकी स्टडी हुई तो उनकी 24.8% उनकी जो थी जीडीपी अंडरस्टेटेड थी। तो अगर 20% भी हो तो आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह 1% वो भी इजाफा होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो इस वक्त के नंबर्स हैं। तो 5.28% जो है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडस्ट्री की 21% है। प्रिसाइज नंबर लेना है तो 20.88 है, 20.88%। एग्रीकल्चर की 20 है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर लेना है तो 19.53 है। और सर्विसेज की 60 है राउंडेड ऑफ, लेकिन अदरवाइज 59.59 है। तो मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ। इंडस्ट्री 21, एग्रीकल्चर 20 एंड सर्विसेज 60। ये हमारा ब्रेक डाउन है पाकिस्तान की जीडीपी का। इसमें इंडस्ट्री ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 5.02% परफॉर्म किया है। ये जो ओवरऑल ग्रोथ है 5.28 की, उसका ब्रेक डाउन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें 5.02% इंडस्ट्री का है, एग्रीकल्चर का 3.46 है और सर्विसेज का 5.98 है। ये ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ है पिछले साल यानी 3 साल की हायर बेस लाइन के ऊपर। ये हमें माइंड में रखना है। हमारी जो ग्रोथ थी, जो कि बहुत लो बेस लाइन थी 2013 में, इंडस्ट्री की 0.75 थी 12-13 में, एग्रीकल्चर की 2.68 थी और सर्विसेज की 5.13 थी। उसके बाद 3 साल का जो सफ़र 4.05, 4.06, 4.51 के बाद जो हायर बेस लाइन है उसके ऊपर 5.02 इंडस्ट्री, 3.46 एग्रीकल्चर, सर्विसेज 5.98। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा $300 बिलियन के हुजम से क्रॉस कर गई है। ये भी हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशाइंद बात है। अगले साल का जो हदफ है वो इंशाअल्लाह हम 6 की टेरिटरी में जाएंगे। कल बजट में इंशाअल्लाह आपसे नंबर शेयर होंगे। परसों फिर आपसे मुलाकात भी होगी दोबारा, जो होती है माजी की रवायात के मुताबिक पोस्ट बजट जो हम आपसे बातचीत किया करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी रखेंगे हफ्ते को आपके साथ सिटिंग। अभी इसकी जो इंडस्ट्री है उसकी थोड़ी सी मैं मज़ीद तफसील आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें जो पिछले साल ये जो करंट ईयर है इसमें एलएस जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 5.06 है। ये बड़ी क्लोज है ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के भी 5.02। लेकिन इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है कि इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है। मार्च में ये पिछले साल 7.41 थी। एक सीजनल फैक्टर भी होता है, मसलन इसमें शुगर
इंडस्ट्री कर रही होती है, लेकिन अगर मैं मार्च 16 को मार्च 17 से कंपेयर करूं तो इस साल मार्च में 10.46% का इजाफा इंडस्ट्री में। सो इट इज़ पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरऑल पिछले साल जुलाई मार्च में 9 महीने की 3.53 थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इस साल 5.06% है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मार्च अकेले में पिछले साल 7.41 थी, जो इस वक्त 10.46 है। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये भी एक मेजर कंपोनेंट होता है इस इंडस्ट्री के नीचे, उसका ताल्लुक़ है, उसमें आपको याद होगा कि जो 12-13 का जो साल था उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी 26.38%। उसको फिर हमने कैचअप किया। 13-14 में ये नेगेटिव ग्रोथ हम 26.38 से रिड्यूस करके 0.74% पे लेके आए। उसके अगले साल 14-15 में इसमें हमने 13.48% का इजाफा किया। फिर 15-16 में 8.43% का इजाफा किया, और इस साल उस हायर बेस के ऊपर 3.4% का इजाफा हुआ है 16-17 में। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैंने अर्ज़ किया। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें हमारा फिस्कल ईयर 12-13 जो था 1.08% का इजाफा हुआ था। ये इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमने क्लोज़ किया है, इंशाल्लाह जो करंट है जो क्लोज़ करेंगे, ये 9.05% का है। जो पिछले 3 साल गुजरे हैं वो 1.08 12-13 से हम 13-14 में 5.96% पे गए, फिर हम 14-15 में 7.26% पे गए, फिर हम 15-16 में 14.60% पे गए। अब उस हायर बेस लाइन के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह 9.05% का इजाफा हुआ, विच इज़ पॉजिटिव। अब हम एग्रीकल्चर पे बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर जैसे आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट कट था वो 0.19% नेगेटिव था, लेकिन जो फाइनल नंबर प्रोविजनल नंबर होते हैं, चूँकि आखिरी क्वार्टर एस्टिमेटेड होता है बेस्ड ऑन द 9 मंथ्स एंड द प्रीवियस जो माजी की ट्रेंड है, तो पिछले साल का जो फाइनल नंबर है 15-16 का एग्रीकल्चर का, वो एक्चुअली पॉजिटिव है 0.27%। और इसी तरह 14-15 का जो नंबर था वो आपको याद ही है, एग्रीकल्चर का 2.13 था, 13-14 का 2.50 था, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये 3.46% है। इसकी जो मेजर जो है मैं समझता हूँ कि रीज़न्स, वो आपको याद होगा कि पिछले बजट में प्राइम मिनिस्टर का जो किसान पैकेज बहुत बड़ा हमने अनाउंस किया था, करीबन 341 बिलियन का, उसने हमें डिविडेंड्स दिए हैं। हमने आपको याद होगा कि खाद की कीमत हमने यूरिया की रिड्यूस की 1400 रुपये पे, हमने DAP को 2500 रुपये में लेके गए। हमने जितनी इनपुट पे सब्सिडाइज कर सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा तकरीबन जैसे मैंने अर्ज़ किया 20% हमारी है टोटल इकॉनमी का हिस्सा, और हमारा 65% जो है लेबर और रूरल एरिया, तो उस वजह से इसको फोकस करना ज़रूरी था। जो उसके साथ ट्यूबवेल का आपको याद होगा कि 5 रुपये 35 पैसे ऑफ पीक रेट उनको फिक्स इलेक्ट्रिसिटी दी गई, उसका डिविडेंड आज सामने है कि 0.2% की लास्ट ईयर का फाइनल नंबर जो हुआ ग्रोथ, वो आज 3.46 है। तो एग्रीकल्चर में जो मेजर क्रॉप्स हैं मैं उनकी अर्ज़ कर देता हूँ, जिसमें ऑब्वियसली वीट है, राइस है, शुगर केन है, मेज़ है, ये और हमारी मेजर क्रॉप्स हैं। इसमें 12-13 की जो थी इसमें इंक्रीज़, वो जो 0.17 थी, वो इस साल 4.12% पे मेजर क्रॉप्स की इंक्रीज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो आइटमाइज्ड जो है वीट, वो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको याद होगा कि 25.63 मिलियन टन की वीट प्रोडक्शन थी, इस साल भी 25.75 मिलियन टन की प्रोडक्शन है। और 12-13 जो कि वीट के लिहाज से अच्छा था, आपको याद होगा एक्सपोर्ट प्राइसेस बहुत बढ़ाई गई थी, उसके बावजूद ये 24.21 मिलियन टन थी उस वक्त। तो उसके कंपेयर करें तो फिर भी है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का मज़ीद फोकस रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह राइस जो है उसमें हमारी जो 13-14 की जो थी इंक्रीज़, वो 6.80% थी, 14-15 की 7% थी,
15-16 की 6.80 थी फिर, और इस साल फिर उस पर हायर बेस लाइन के ऊपर जो इंक्रीज़ है वो 6.85% है, 6.85 एज़ कम्पेयर टू 2012-13 जो था वो 5.54% था। मेज़ भी जो है वो पिछले साल 5.27% उसकी थी इंक्रीज़, इस साल 6.13% है। उसके भी मिलियन टन्स यानी 6.13 मिलियन टन की प्रोडक्शन है। पिछले साल ये 5.27 मिलियन टन था, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। कॉटन की आपको याद होगा पिछले साल जो बेल्स थी वो 9.92 मिलियन बेल्स थी, जो कि इस साल 10.7 मिलियन बेल्स है। तो इसमें बेहतरी है, लेकिन मज़ीद फोकस किया जा रहा है ताकि कॉटन के हवाले से हमारी जो कंट्री की रिक्वायरमेंट अपनी है तकरीबन 14 मिलियन बेल्स अपनी इंडस्ट्री की हमें इंपोर्ट करने से आएँ, तो इसके लिए इंशाल्लाह कुछ एक्शंस हम ले रहे हैं। इसी तरह शुगर केन की जो पिछले साल की प्रोडक्शन थी वो 65.48 मिलियन टन थी, इस साल 73.61 मिलियन टन इसकी प्रोडक्शन है, जो कि बड़ी अच्छी यानी इंक्रीज़ है। इसी तरह कॉटन जिनिंग जो कि एक्चुअली बहुत ही यानी स्लो प्रोग्रेस दे रही थी और 2012-13 में तो नेगेटिव थी 2.9%, उसकी जो इंक्रीज़ है वो 5.59% है इस साल। एग्रीकल्चर क्रेडिट आपको याद ही होगा, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था ये 336 अरब थे 12-13 के, इसको हमने 13-14 में 391 बिलियन पे लेके गए, फिर हमने 14-15 में इसको 516 बिलियन पे लेके गए, 15-16 में हम इसको 600 बिलियन पे लेके गए, और इंशाअल्लाह इस साल का जो हदफ है वो 700 बिलियन है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पिछले साल जुलाई मार्च में यानी 600 बिलियन में से पिछले साल जुलाई मार्च में 231 बिलियन 9 महीने में क्रेडिट डिस्पर्स हुआ था, इस साल वो 473 बिलियन डिस्पर्स हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पिछले साल जैसे हदफ पूरा हुआ था इस साल भी इंशाअल्लाह हदफ पूरा होने की पूरी उम्मीद है। सर्विसेज सेक्टर दुनिया में इसको बहुत तवज्जो दी जाती है और हमारा भी 60% अल्हम्दुलिल्लाह अब हिस्सा बन गया है। पहले ये 59% था, 58 था बल्कि। इसमें बेसिकली जो ग्रोथ थी वो 13-14 की 4.46% थी, 14-15 की 4.36% थी, 15-16 की 5.55% थी, और ये जो साल क्लोज़ हुआ है ये 5.98% पे हुआ है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछले साल के मुकाबले में सर्विसेज ने अपनी इकॉनमी में जो 2% शेयर लिया है वो बेसिकली वो अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से लिया है, जो क्योंकि 100 का 100 ही होता है, तो अगर वहाँ कमी है तो इसने इंक्रीज़ किया, इसने अपना हिस्सा बढ़ा लिया, जो कि बड़ा खुशाइंद है। कई दुनिया की इकॉनमी चलती सर्विसेज पे है, तो ये इस सर्विसेज के हवाले से था। इसमें थोड़ी सी आपको तफसील में होल सेल एंड ट्रेड की भी अर्ज़ कर देता हूँ कि इसमें 13-14 की जो थी इंक्रीज़ वो 4.77% थी, 14-15 की 2.60 थी, 15-16 की 4.29 थी, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 6.82 6.82% इंक्रीज़ है होल सेल एंड रिटेल ट्रेड में। इसी तरह फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विसेज का, ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो इसकी 13-14 में जो ग्रोथ थी 4.31% थी, 14-15 में 6.35% थी, 15-16 में 6.12% थी, इस साल इसकी ग्रोथ जो है वो 10.77% है। ये सर्विसेज में जो एक इंक्रीज़ आई है परसेंटेज, उसने जो अपना ज़्यादा शेयर लिया 100 में, उसकी एक मेजर इस सेक्टर की उसमें कंट्रीब्यूशन है। हमारी बेसिकली कुछ चीज़ें जो है मैं आपसे हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसका जो एसेट बेस है फाइनेंशियल सेक्टर का वो 10.49 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 15.83 ट्रिलियन पे चला गया, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ है माशाल्लाह। इसी तरह हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, आप माशाल्लाह बल्क मोस्ट ऑफ यू नो कि ये बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड है
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो 10.65 है, लेकिन पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 16 की जो हमारे फिगर्स हैं, अब जून के इंशाल्लाह होंगे, 16.2 है. सो एज अगेंस्ट 10.65 रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 0.2%. सो इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑब्वियसली ग्रेट सेटिस्फैक्शन. जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, CPI कोर अपना प्राइस इंडेक्स, उसमें जो आपको याद होगा कि जो 13-14 की हमारी CPI थी वो 8.69% थी. फिर हम इसको मुख्तलिफ जो फिस्कल मेयर्स और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी टाइट रही, उसके नतीजे में ये 14-15 में 4.81% पे आई, 4.81%, और 15-16 हमने 3% से भी कम 2.79 पे क्लोज़ किया. ये जो है इस साल जो क्लोज़ हो रहा है, जुलाई टू अप्रैल के फिगर्स लेटेस्ट जो हैं वो 4.09% है. तो वेल विद इन रेंज. हमारा आपको पता है कि टारगेट था कि 5 साल में 6% से ऊपर हमने CPI को नहीं बढ़ने देना. इट इज़ डायरेक्ट नेक्सस विद इन्फ्लेशन, और उस हवाले से इसके जो 4.09 10 महीने का जो डाटा है, इसमें फूड की जो इंक्रीज़ है, अब मैं उसके सब कंपोनेंट बता रहा हूँ, वो 3.86% है, और जो नॉन फूड है वो 4.25% है. तो इस हवाले से इन्फ्लेशन CPI जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. ट्रेड के हवाले से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक हमारा ज़रूर एरिया ऑफ कंसर्न था, है, और उस पर फोकस किया जा रहा है. वो हमारे पिछले साल जुलाई अप्रैल में जो हमारे जो एक्सपोर्ट थी वो करीबन $20.54 बिलियन थी, जो कि इस साल 10 महीने के जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो 17.91 बिलियन है. और इस पे हमारी जो एस्टीमेट है कि ये साल करीबन 21.76 बिलियन पे क्लोज़ करेगा, जो एक्सपोर्ट्स का फिगर है. तो इस हवाले से जो हमारी एक जो पैकेज आपको याद होगा चंद महीने पहले दिया था, वो एनफोर्स हो चुका है एक्सपोर्टर्स के लिए. ड्यूटी ड्रॉबैक का और उनके मुख्तलिफ फैसिलिटेशन का 0 रेटिंग अब 5 मेजर सेक्टर किए थे, उसको जारी रखा जाएगा आने वाले साल में भी इंशाल्लाह. और इनको आपको जस्ट टू रिमाइंड यू कि इनका ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस था वो 9.5% से 3% आ चुका है. ये 3% अभी चल रहा है आज तक, और मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि इसको इंक्रीज़ करने की हमें कोई ज़रूरत है बजट के ज़रिए कल कोई अनाउंसमेंट. इसी तरह जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है वो आपको याद होगा कि 11.4% जो थी उसको हम रिड्यूस करके 6% पे ला चुके हैं, विच इज़ वेरी क्लोज टू हमारा पॉलिसी रेट जो है, जो कि 5.75% है. स्टेट बैंक का मॉनेटरी एक जो कमेटी जो डिटरमिन करती है, हाल ही में उन्होंने पिछले हफ्ते जो उनकी मीटिंग हुई है उन्होंने उसको अनचेंज रखा है, उसमें कोई चेंज की, क्योंकि अगर CPI 4.06 है तो पॉलिसी रेट 5.75% है, तो काफ़ी क्वेश्चन है, कोई वरी की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उनका इंडिपेंडेंट है, उसमें पहले सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे, अब सेक्रेटरी फाइनेंस भी मेंबर नहीं है. हमने उसको मज़ीद इंडिपेंडेंस दी है, आपको याद ही होगा. तो इंपोर्ट्स के हवाले से हमारी जो पिछले साल जुलाई अप्रैल की इंपोर्ट थी वो 33.44 बिलियन थी. इस साल 10 महीने की जो इंपोर्ट्स है वो 37.84 बिलियन हम हो चुकी है. और हम जो पूरे साल का जो हदफ एस्टीमेट कर रहे हैं वो 45.48 बिलियन, 45.48. लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो प्राइमरीली तकरीबन 40% मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है. ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, एक एक्सपेंडिंग इकोनॉमी के लिए, एक GDP की हाई ट्रेजेक्ट्री पे जाने वाली इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है कि जी प्लांट एंड मशीनरी में, क्योंकि इसके साथ आपकी जो है फ्लो शुरू होगी, इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, आपकी मज़ीद GDP में इजाफा होगा, आपकी जो है पर कैपिटा और पूरी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है. तो इसमें ये चीज़ अंडरलाइन करने वाली है कि जो ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ स्टेज पे है, तो उसकी ये ट्रांजिशन में ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ आती हैं, और उसके लिए वी आर रेडी. हमने उसके बावजूद अपनी जो है, मैं जब आऊँगा फॉरेक्स रिजर्व पे तो बात करेंगे, लेकिन ये की एलिमेंट है. इसमें ब्रेक डाउन ये है इसकी प्लांट एंड मशीनरी का कि पावर जनरेशन मशीनरी में 70% का इजाफा हुआ है,
टेक्सटाइल मशीनरी में 23% का इजाफा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी में 69% 69% का इजाफा हुआ है, एग्रीकल्चर मशीनरी में 37% का इजाफा हुआ है, और जो बाकी मशीनरी है अदर दैन दीज कैटेगरीज उसमें 50% का इजाफा हुआ है। एवरेज इंक्रीज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑल इंक्लूडिंग दीज 40% अल्हम्दुलिल्लाह उसका इजाफा है। अभी कुछ बात कर लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था पिछले साल जुलाई से अप्रैल 2.5 बिलियन $2.5 था, जो कि इस साल 10 महीने में $7.25 बिलियन पे पहुंच चुका है। लेकिन उसकी वजूहात हमें सबको मालूम है कि जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज़ है पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा, बॉटम लाइन से तो 73% ऊपर जा चुकी हैं। हमारी लोकल कंजम्पशन ऊपर जा चुकी है। अभी मैंने प्लांट एंड मशीनरी का आपको बताया कि वो ऊपर जा चुकी है, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है जो जस्ट डिक्लाइन है। तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ऑब्वियसली नेट सम जो है रेमिटेंसेस निकाल के जो कि तकरीबन स्टैगनेंट है उसमें वो भी बात करूंगा, तो ये $7.25 बिलियन पे गया है। इस वक्त तक ये 2.4% ऑफ GDP है, और हम हमारी जो प्रोजेक्शन है कि हम इसको 2.7% पर क्लोज करेंगे ये साल, और टोटल जो है करंट अकाउंट डेफिसिट वो $8.3 बिलियन होगा, जो कि अभी 7.25 है, 8.3 बिलियन। तो ये करंट अकाउंट के नंबर्स हैं। रेमिटेंसेस जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछले साल 10 महीने में रेमिटेंसेस जो थी वो करीबन मैच कर रही हैं, कोई 2.6% की उसमें ड्रॉप है। फुल ईयर पिछले साल जो था 15-16 19.9 बिलियन की रेमिटेंसेस थी। इस वक्त तक जो रेमिटेंसेस 10 महीने में आ चुकी हैं वो $15.6 बिलियन है, और हम तवक्को कर रहे हैं कि ये कोई 19.5 बिलियन पे क्लोज करेंगे हमारी एसटी, क्योंकि ईद भी है जून के महीने में भी, और होपिंग कि इंशाल्लाह रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, और ये जो अभी 2.6% का डिक्लाइन है ये फर्दर नैरो हो जाएगा, यानी करीबन 19.9 से ये 19.5 बिलियन के करीब हम तवक्को कर रहे हैं कि साल क्लोज होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 10 महीने में पिछले साल सेम जुलाई टू अप्रैल ये $860 मिलियन थी। इस साल ये 10 महीने में $1.730 मिलियन है, $1.73 बिलियन। हम जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं हम तवक्को कर रहे हैं कि ये पूरा साल जो है ये करीबन $2.58 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। ऑब्वियसली पिछले साल जो नंबर है वो आपके पास है वो $1.88 बिलियन था लास्ट ईयर का, तो 188 बिलियन फुल ईयर 15-16 के मुकाबले में इंशाअल्लाह ये $2.58 बिलियन पर हम इसको तवक्को कर रहे हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रा बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो स्टेट बैंक के थे वो करीबन $6 बिलियन थे जून 13 में, जिसमें $2 बिलियन का एक स्वैप था चाइनीज़ के साथ जो कि टेम्पररी था और चंद हफ्तों में वापस करना था। तो रियल रिजर्व जो थे वो एक्चुअली $4 बिलियन थे। ये इस वक्त जो है इंक्रीज़ हो के 23 मई को इसका जो अमाउंट है वो $16.15 बिलियन है। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है इंक्रीज़ इसमें। और शेड्यूल्ड बैंक जो हैं उसमें कुछ कमी आई है, वो $5.07 बिलियन थे यानी उसमें मई जून 2013 में, जो कि अभी रिड्यूस होकर 4.78 बिलियन 4.78 बिलियन है। तो ये मिला के जस्ट अंडर 21 बिलियन है, टू बी प्रिसाइज 20.93 बिलियन 23 मई तक। आप ये काइंडली ज़रूर माइंड में रखें कि 2009 का जो पिछली गवर्नमेंट ने चाइना से एक टेम्पररी डिपॉजिट या लोन लिया था और हर साल वो रिन्यू हो रहा था, उसको हमने रीपे कर दिए $500 मिलियन, वो इसी में से निकला। और 500 मिलियन का जो जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज़ साहब का बॉन्ड था पहला, अभी और आने वाले हैं, वो भी हमने पे किया है। तो ये 1 बिलियन की पेमेंट्स के बाद ये रिज़र्व, वरना ये रिज़र्व करीबन 22 बिलियन होते, बजाय 20.93 के ये 21.93 होते। और अगले महीने जून में भी उनकी 2 जो बॉन्ड्स हैं मैच्योर हो रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उसको भी वक्त पे करेंगे। एक $750 मिलियन का है और एक $300 मिलियन का है, इंशाअल्लाह वो पेमेंट वक्त पे होंगी। और जहाँ तक एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है, अगेन आपको याद होगा 30 जून में ये 99.66
₹99.66 था, जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 30 जून 2013 वो उसी पे 111 तक गया तो था, लेकिन उसी पे धड़ाम करके वापस आ गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने शर्तें लगाई थी सियासत छोड़ने की और उन्होंने अपनी शर्त पूरी तो नहीं की, अल्लाह ताला चले उनको अजर दे। लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसा बड़ा टारगेट दे दिया था कि हमने इस बुराई को ख़त्म करना है। तो हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरे जो एनफोर्समेंट एक्शन से जब लिए, तो आपको याद होगा फिर यहाँ एक म्यूज़िकल शो हुआ था इस्लामाबाद में 126 दिन, उसके नतीजे में ये उस वक़्त ₹5 इसके डिक्लाइन आई। तो ये अभी भी एज ऑफ आप कह लें कि 22 मई का जो रेट है वो ₹104.87 है। तो 99 रुपीज़ 66 से ये 4 साल में 104.87 पे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, विच इज़ वेरी स्टेबल रेट। वही जो ₹5 रफली जो लूज़ किए थे हमने धरने के दौरान वो चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बड़ी स्मूथ है। तो जो ओपन मार्केट है उसका और उसका जो फ़र्क ₹4 तक चला गया था वो भी रिड्यूस हो गया, करीबन ₹1.20-30 है। तो मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह इस सेटिस्फैक्ट्री है। जहाँ तक पर कैपिटा इनकम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा कि $1333 थे पर कैपिटा इनकम और जून 13 में, और वो जो है अभी जो लेटेस्ट नंबर है ये $1629 है। 1333.7 से 1628.8 या 1629 का राउंड ऑफ करके ये 22% के इसमें इजाफा है। लेकिन जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो होगी इंशाल्लाह पर कैपिटा इनकम भी उसमें बेहतरी आएगी। पिछले जो है साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट नंबर्स हैं, अगर आप का इंटरेस्ट है तो वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ कि पिछले साल टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी प्राइवेट पब्लिक सब मिला के वो 3,348 बिलियन थी रुपीस, और इस साल जो है वो 5,026 बिलियन है जो इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो 4,517 बिलियन है। इसमें जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग जनरल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वो 1,363 बिलियन है, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 3,153 बिलियन है। ये इसका ब्रेक डाउन है बेसिकली। तो इसमें अगर ग्रोथ देखी जाए तो जीडीपी की 15.78% ऑफ जीडीपी इस वक्त है। अगर आपको मैं याद कराऊं तो आपको याद होगा कि वी वर वेरी लो एट 12.6% 12-13 में, विच वॉज द लोएस्ट। ऑब्वियसली इट हैज़ अ डायरेक्ट नेक्सस विद योर जीडीपी नंबर्स ऑल्सो। तो इसको हमें मज़ीद बेहतर करना है, क्योंकि हम जो हदफ लेके चल रहे हैं 7% वाला इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा, लेकिन इस पे हमने मज़ीद फोकस करना है। जहाँ तक सोशल सेफ्टी नेट का फोकस है वो आपके पास नंबर्स हमने शेयर किए हुए हैं। करीबन जब हमने टेक ओवर किया था ये करीबन 42 बिलियन थी, ये 115 बिलियन पे हम इसको लेके जा चुके हैं। हमने जो स्टाइपेंड है उसको 12,000 से 19,338 पे लेके जा चुके हैं। करीबन 3.7 मिलियन फैमिलीज़ थी, उसको हम 5.4 मिलियन फैमिलीज़ पे लेके जा चुके हैं। तो उस साइड पे मैं समझता हूँ कि जो स्टेट ने अपना काम करना था वो किया है। यहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ताल्लुक है वो इस वक्त जो 15 का नंबर लेटेस्ट है, आपको पता है कि ये काफ़ी इसमें होता है। ये 6.2% जो 12-13 की थी, इस वक्त ये 5.9% है जो 2015 का जो नंबर है। और इसी तरह जो पावर्टी हमारी जो लाइन है जो कैलकुलेट होती है वो पहले आपको याद होगा कि ये 2002 में जो हुआ था सारा पाकिस्तान में काम, वो बेस किया गया था कैली इनटेक के ऊपर 1250 कैली पर डे। तो उसके ऊपर तो हमारी उस वक्त पॉपुलेशन जो थी वो करीबन 34.5% थी जो बिलो पावर्टी लाइन या पावर्टी लाइन के नीचे थी। लेकिन उस फार्मूले को अप्लाई करें तो हमारे पास जो 2014 के बेसिस के ऊपर पिछले साल रिपोर्ट फाइनल हुई है वो करीबन 9.5% है। लेकिन कैली इनटेक सफिशेंट नहीं है किसी भी मुल्क को देखने के लिए पावर्टी लाइन। इसलिए हमने कंबाइंड नीड बेसिस जो कि सारी दुनिया और रीजन पूरा यूज़ कर रहा है, जिसमें फिर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल, रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन वगैरह भी आ जाती है, यानी मिनिमम एसेंशियल्स,
फूड इंटेक के अलावा उसको CNB कहते हैं, कंबाइंड नीड बेसिस फार्मूला, वो भी हमने जो अपना सारी काम करवाया ग्लोबल वर्ल्ड बैंक प्लानिंग ने मिलके, तो वो आपको याद होगा कि 2002 में अगर वो फार्मूला होता तो इट वाज 64.5% विच हैज़ कम डाउन टू 29%। तो दोनों फार्मूले के तहत पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लाइन है इस इज ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, ये आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि 10 साल से जो स्टॉक मार्केट का मर्जर पेंडिंग था और कोई भी स्टेक होल्डर नहीं मान रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 जनवरी 2016 को आपकी मौजूदगी में सरीना में वो हमने MOU साइन करवाया सबसे, उसको इम्प्लीमेंट किया उस दिन। उसके पीछे सारा 2-2.5 साल का काम था और उसके डिविडेंड देखिए आपको पाकिस्तान को क्या मिले कि चंद महीनों में पाकिस्तान की मार्केट उस मर्जर के बाद जब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद मर्ज हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बनी, तो उसका पहला फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान की मार्केट को फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट का यानी दिया गया दर्जा। फिर चंद महीने और गुजरे, ये हमने 1 साल में सफ़र तय किया है 16 से 17, चंद महीने और गुजरे तो पाकिस्तान एशिया का बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक मार्केट बन गई। और अब रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बेस्ट परफॉर्मर मार्केट है। इसकी जो इंडेक्स है जो कि 20,000 के करीब थी जब नया पिछला इलेक्शन हुआ था, वो आज 52,000 के करीब है। इसमें उतार चढ़ाव नेचुरल है, करेक्शन होती रहती हैं, कोई अनयूजुअल चीज़ें नहीं है, लेकिन इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये $51 बिलियन से बढ़ के $98 बिलियन पे जा चुकी है इन 4 सालों में, यानी ऑलमोस्ट डबल। और इसकी जो रुपयों में जो है कैपिटलाइजेशन ये 5 ट्रिलियन से बढ़ के 10 ट्रिलियन पे जा चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आपने देखा है कि अभी 1 जून से इसको मॉर्गन स्टैनले फर्दर अपग्रेड कर रहा है। 1 जून से आपकी कई स्क्रिप्ट्स जो हैं वो उस एमर्जिंग मार्केट स्क्रिप्ट्स में 10 के करीब इंक्लूड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर है। जहाँ तक फिस्कल साइड का ताल्लुक है, हमारी जो टोटल रेवेन्यू ऑफ GDP है वो हम इस साल जो कि करीबन 13% थी 12-13 फिस्कल ईयर में, उसको हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये 16.3 पे ये साल पहुंचेगा। और टोटल रेवेन्यू जो है वो कोई नेशनल 5,175 बिलियन रुपीस का होगा या 5.175 ट्रिलियन आप कह दें कि होगा। इसी तरह जो टैक्स रेवेन्यू है नेशनल, वो उसमें हम 9.8% था या रुपयों में 2,199 2199, ये फिस्कल ईयर 12-13 का था, ये बढ़ के 13.1% हम तवक्को कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यू इस साल क्लोज होगा। और इसमें जो रुपयों में जो फिगर बनती है वो 4,172 की बनती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो हमारा पिछले साल 3.5% GDP था, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 3.1% होगा, उससे ज़रा कम होगा। इसकी रीज़न कुछ ऑब्वियस हैं कि हमारी CSF की पेमेंट्स में काफ़ी कमी आई है, कुछ और पेमेंट्स हैं जो कि वन ऑफ थी वो अभी नहीं आएंगी। तो नंबर्स में ये है कि पिछले साल ये 783 बिलियन रुपीस का था, इस साल हम 999 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रिपल लाइन। सो उसकी जो है तफसील वो इंशाल्लाह आपको सर्वे में और दूसरी चीज़ों में मिल जाएगी। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, वो पिछले साल GDP का 21.5% था, हम इसको फर्दर एज परसेंटेज GDP कम करके 20.5% पे ला रहे हैं इस साल। नंबर्स एक्चुअल तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, वो 4,816 एब्सोल्यूट नंबर जिसे कहते हैं रुपयों में बिलियन थे, वो 6,525 बिलियन, क्योंकि आपकी इकॉनमी का साइज़ बढ़ गया $300 बिलियन से, फर्स्ट टाइम इकॉनमी का साइज़ वो बढ़ गया जी। फिस्कल डेफिसिट जो कि मेन कल्प्रेट होता है किसी भी मईशत के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब टेक ओवर किया था तो प्रोजेक्टेड 8.8 था, हमने काफ़ी पेनफुल कट एक्सपेंडिचर्स किए फौरी 3-4 हफ्ते में, 8.2% पे क्लोज़ किया था। तो हिस्टोरिकली जो नंबर है 12-13 को 8.2 है, 8.8 नहीं है, बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन। ये अब इस साल हम तवक्को कर रहे हैं कि इसको हम 4.2% पे क्लोज़ करेंगे। ये जो करंट साल है ये हम इसको वर्चुअली यू कैन से ऑलमोस्ट हाफ, तो फ्रॉम 8.2 12-13 से 4.2। और जो FPR की कलेक्शन है वो मैं अर्ज़ करूं, वो 1940 से शुरू किया था सफ़र, आपको भी याद है
पहले साल हम इसको 2254 बिलियन पे लेके गए, फिर 14-15 में दूसरे साल 2590 पे लेके गए, फिर तीसरे साल हम इसको 3112 पे लेके गए, और इस साल का जो रिवाइज टारगेट है वो 3521 अरब का है। ये करीबन 100 बिलियन कम है ओरिजिनल बजट में जो टारगेट रखा गया था, लेकिन इसकी वजूहात आप सबको महल मालूम है कि करीबन 120 बिलियन रुपीस का जो हम फुल जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो कलेक्शन नहीं करते रहे और करीबन 6 महीने स्टेबल रखा, फिर पार्शल की 3-4 महीने, तो ये उसका 120 बिलियन तो इम्पैक्ट उसका है सिर्फ। और जो हमने ज़ीरो रेट किया था करीबन 30 बिलियन उसका है, और जो हमने एग्रीकल्चर के लिए जो हमने स्पेशल पिछली दफ़ा पैकेज दिया था वो 25 बिलियन उसका है। तो करीबन 200 बिलियन का यानी है रेवेन्यू नेगेटिव इम्पैक्ट इन 3 आइटम्स की वजह से। तो होना तो चाहिए 3600 जो था वो उसको 200 से, लेकिन हमने /100 से किया है। हमारी पूरी एफर्ट है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दूसरे जो एनफोर्समेंट हैं उसके हवाले से FBR जो है उनके लिए जो रिवाइज टारगेट 3521 का है। और अगले साल इंशाअल्लाह हमने 1940 का जो सफ़र शुरू किया था वो कल आपसे नंबर शेयर करेंगे, इसको हम इंशाअल्लाह 5 साल में जो दुगना करने का पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन FBR वादा किया था पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगले साल 5 साल जब मुकम्मल होंगे तो पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंशाअल्लाह डबल क्रॉस कर चुके होंगे जिस पे हमें टेक ओवर हुआ था। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि करीबन 9%, जब हम आए थे 9% था पॉलिसी रेट, अभी 5.75%, विच इज़ लोएस्ट इन 45 ईयर्स। 45 साल में ये मिनिमम ये टैक्स रेट है और ये पॉलिसी रेट है। और क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, अगर आपको याद होगा इसी हॉल में जब हम मिले थे पहला बजट पेश करने से पहले, तो ये -19 बिलियन था प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट। ये जुलाई से 1 जुलाई 2016 से 21 अप्रैल 2017 तक ये 457 बिलियन प्लस जो है क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर हो चुका है। पिछले साल के फिगर्स मैंने आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ। 13-14 हमने 400, पहले साल 421 बिलियन पे लेके गए थे, फिर उस इंक्रीज़ के ऊपर हम इसको 14-15 में 223 और फिर 15-16 में 446 और अभी 10 महीने में 457 बिलियन हो चुका है। सो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह इसका भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सम ऑब्वियसली डिटेल अबाउट पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो है वो जो ग्रॉस है 2013 का फिगर दे दो ताकि कंपैरिजन, बल्कि मैं तो आपको 2008 का भी फिगर देना चाहूँगा ताकि आपके पास नंबर्स दोनों ही हों। 2008 का जो था जो डेट था वो ग्रॉस जो था वो 6126 बिलियन था, लेकिन नेट पब्लिक डेट यानी जो कैश बैलेंसेज इन हैंड होते हैं उसके बाद ये 5650 था। आई एम टॉकिंग 2008, विच वॉज 53.1% ऑफ GDP, उस वक्त की GDP। ये 5 साल में एक डेमोक्रेटिक टेन्योर मुकम्मल हुआ और ये डेट जो है ये उस वक्त ग्रॉस जो है 14,318 बिलियन पे चला गया, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू नॉक ऑफ जो बैलेंसेज हैं तो नेट जो एक्चुअल फिगर है कैश इन हैंड माइनस करके ये 13,483 बिलियन पे था और परसेंटेज 53.1% से बढ़ के 60.2% पे चली। तो थोड़ी सी ब्रीच हुई जो लॉ में 60 लिखा हुआ है। अभी जो लेटेस्ट नंबर्स हैं मेरे पास मार्च एंड के नंबर्स हैं इस वक्त, ये हमारा ग्रॉस जो है वो 20,872 बिलियन है, नेट जो है वो 18,892 बिलियन है और एज ए परसेंटेज टू GDP जो हमने वादा किया था कि हम इसको स्टैट्यूटरी लिमिट में लाएंगे, इट इज़ 59.3% ऑफ दी GDP। 60 से नीचे आ गए, 53.1 से 60.2 पे गया और हमें हैंड ओवर हुआ। ये 60.2 से अब रिड्यूस होके इट इज़ नाउ 59.3 टिल मार्च 2017। सो वी विल सी, जून के नंबर्स भी जब इंशाल्लाह आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्रॉम टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते रहे हैं। मसलन हमने प्रोफाइल, मैच्योरिटी प्रोफाइल को एक्सपेंड किया है, जो कि हर 3 महीने 6 महीने के बाद हुकूमत को मुसीबत पड़ी होती थी और फिर मैं ब्लैकमेल का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करता, फिर एक्सप्लॉइट होते थे रेट की वजह से।
अभी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेट डोमेस्टिक जो है वो मोर देन 1 ईयर प्रोफाइल पे जा चुका है, 1 साल 3 साल 5 साल इस तरह PIBs एंड ट्रेडी बिल्स में ला के। तो इस तरह दुनिया में यही होता है कि आप उसको डेट प्रोफाइल को प्रॉपर मैनेज करते हैं। उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बेहतरी लाई है। हमारी जो रीफाइनेंसिंग रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, फॉरेन करेंसी रिस्क है, दे ऑल इंडिकेटर्स हैव इम्प्रूव्ड। जहाँ तक एक्सटर्नल डेट जो कि ज़्यादा बाइस से बहस रहा है और होता है, उसमें मैं आपको उसमें भी ज़रा अर्ज़ करूँगा कि उसमें बेहतरी आई है, कोई उसमें कोई ख़राबी नहीं आई। और उसका बेस्ट तरीका है, जैसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक डेट को आप नेट करते हैं, जो कैश बैलेंसेस फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं या सूबों के, उसको नेट ऑफ करते हैं नेशनल डेट को देखने के लिए। इसी तरह आपके पास जो कमर्शियल बैंक्स नहीं, जो स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो तो आपके पास हैं, आपकी एक लायबिलिटी है, एक आपके रिजर्व्स। वो जो हमारे जून 13 की पोजीशन थी उस वक्त $48.1 बिलियन का टोटल एक्सटर्नल डेट था, और स्टेट बैंक के पास मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि $4 बिलियन थे। टोटल 6 - 2 जो ऐसे टेम्पररी स्वैप था चाइना के साथ, वो वापस करना था अगस्त तक। तो वर्चुअली आपका जो एक्सटर्नल डेट नेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन हैंड विद द सेंट्रल बैंक, नॉट कमर्शियल बैंक्स, वो था $44.1 बिलियन। मार्च 2017 के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, और इंशाल्लाह आगे चल के आपको जून के भी मिलेंगे, ये 58.4 ग्रॉस है और 16.5 बिलियन एंड ऑफ मार्च स्टेट बैंक के रिजर्व थे। तो दिस इज 41.9 बिलियन एक्सटर्नल डेट नेट है, नेट ऑफ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो एक्चुअली इसमें $2.2 बिलियन या $2200 मिलियन की इंप्रूवमेंट हुई एक्सटर्नल डेट में। तो ये नंबर्स मैं समझता था कि आपसे शेयर करने ज़रूरी हैं। जहाँ तक हमारा कॉस्ट ऑन वॉर है, क्योंकि आपने मुझे पहले साल ही कहा था ये हमें फिगर ज़रूर दिया करें, उसकी जो वर्किंग है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये हमारा जो लॉसेस थे वो करीबन $123.13 बिलियन जो कैलकुलेट किए गए हैं अब तक, जो कि करंट जो है वो हमारी जो कैलकुलेशन है, आपको पता है कि हमारे जो शहीद हैं जिसमें आर्म फोर्सेस के शहदा शामिल हैं, वो करीबन 25,000 के करीब नंबर है, और इतना ही नंबर रफली जो इंजर्ड या डिसेबल्ड हैं। तो ये पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जून 14 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था, आपको याद होगा, ज़रब अज़ब का, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी के साथ ज़रब अज़ब लड़ी, और उसके जो सक्सेसेस हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मारे गए, सेंचुरीज़ को तबाह किया गया, असले को टेक ओवर किया गया। और आप आज देखें कि अगर एवरेज नंबर ऑफ आप इंसिडेंट्स 2013 से पहले स्टेटिस्टिक्स देखें, इंटीरियर मिनिस्टर साहब आपको शेयर कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसीलिए चंद महीने पहले डोमेस्टिकली इसको एक्सटेंड किए गए रद्दुल फसाद के हवाले से। तो ये हमारे जो लॉसेस हैं, ये इसका जो है कोई चीज़ भी कॉस्ट फ्री नहीं होती, भी हम सब जानते हैं। ये हमें 14 से 14-15, 15-16, 16-17 और अभी हम 17-18 का जा रहे हैं, बजट देने जा रहे हैं, ये हमें करीबन 90 से 100 अरब सालाना कॉस्ट हो रहा है। और हमने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाए, हालांकि ये ग्लोबल पीस के लिए ये हम ज़रब अज़ब कर रहे हैं। ये 9/11 के बाद एक टेलीफोन पे जो लेट गए लोग ज़मीन पे और हाथ जोड़ के कहा होम करें कि क्या चाहिए जी, जी 90 से 100 अरब रुपीज़, जी 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 डॉलर, अल्लाह ना करे यार, तो आप क्यों डरा रहे हैं मुझे। तो वो जो है वो हमने फ़ैसला किया कि हम इंशाअल्लाह डिग्निफाइड तरीके के साथ ख़ुद करेंगे ये सारा काम, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हालांकि जो भी आता था, आपको भी याद है, बाहर से डिग्नेटरी को बाहर से आते थे 13 से पहला सवाल होता था जी कभी पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया में अपना कोई ये कर सकेगा, एक्शन ले सकेगा, क्योंकि वो स्वाद के बाद उनका ख्याल था कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ। 2 गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी, ना जनरल मुशर्रफ की, ना ही फिर उसके बाद पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की। ये एक बहुत बड़ा फैसला था,
اور جو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ملک کی فیوچر کے لیے, اپنی جنریشن کی پروٹیکشن کے لیے, ملک کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, اکنامک اہداف حاصل کرنے کے لیے, اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور وہ قیمت ہم نے کہا جی ہم خود دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ میں جو ہے وہ 90 سے 100 بلین 3 سال سے ہم پے کر رہے ہیں, اور اس سال بھی قریباً 100 بلین کی پروویژن کریں گے کل جو بجٹ پیش کریں گے اگلے سال کے لیے. اس میں ریہیبلیٹیشن ہے, اس میں ریکنسٹرکشن ہے, اس میں ان کی ٹرانسپورٹیشن واپس ہے ٹی ڈی پیز کی, اس میں ان کا سسٹیننس الاؤنس ہے, اس میں ان کو جو ویٹ ہم دیتے رہے ہیں تھرو انٹرنیشنل ایجنسی کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ, یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور اس میں قریباً 57 سول آرمڈ فورسز ونگز کی ریزنگ بھی شامل ہے, کیونکہ یہ جنگ جو ہے فرنٹ لائن پہ فوج ہمیشہ نہیں رہتی, وہ جنگ کرتی ہے, جنگ جیتی ہے, پھر واپس آتی ہے, اور آپ سول آرمڈ فورسز کو ڈپلوائے کرتے ہیں آپ جو ہیں آپ جو سپورٹ کے لیے. تو اس کے لیے 57 سول آرمڈ فورسز جو ہے ونگز ریز کیے جا رہے ہیں. یہ تمام جو کاسٹ ہے الحمدللہ وہ ہم بجٹ کے ذریعے پوری کر رہے ہیں. تو یہ میری آج کی آپ کو جو تھی ساری بریفنگ, میں آپ کو مشکور ہوں, آپ نے بڑے صبر تحمل سے سنا. ایک سیکنڈ سعید صاحب آپ کنڈکٹ کریں گے. وزیر خزانہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ 2013 سے 2017 تک آپ نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3% سے بڑھا کر 5.26% کیا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اپنے مالی سال کے لیے کہوں کہ 6% آپ رکھنے جا رہے ہیں, کیا آپ اسے اچیو کر پائیں گے؟ میں بہت شکریہ نیب خالد صاحب. بیسیکلی دیکھیں یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. میں تو بار بار اس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپیل کرتا رہا ہوں, آپ کے ذریعے بھی, پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور پبلکلی بھی, فنکشنز میں بھی, کہ جہاں تک ملک کی معیشت کا تعلق ہے اس سے سیاست کو ڈی کپل ہونا چاہیے. ہم ہر سال 3 سال کی میڈیم ٹرم اسٹریٹجی پیپر دیتے رہے ہیں ساتھ, کہ جناب 2013 کا بجٹ 13-14 کا بجٹ ہے, لیکن 13-16 کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے. 14 کا بجٹ دیا 14-17 کی اسٹریٹجی دی, 15 کا دیا 15-18 کی دی, 16 کا دیا 16-19 کی دی. اس دفعہ میں 3 سال کی اسٹریٹجی نہیں دوں گا, اس دفعہ میں 5 سال کی اسٹریٹجی پرپوز کروں گا. اللہ کو معلوم ہے انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا 18-23 انشاءاللہ وہ آئے گا. لیکن ملک کی معیشت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہمیں اس میں بالکل کوئی عقل کل نہیں ہے, ایک وزیر خزانہ یا کوئی اس کی ٹیم یا دوسرا, سب مل کے اس میں ویلیو ایڈ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے بجٹ سے لے کے 4 بجٹ میں پیش کر چکا ہوں, سب سے زیادہ جو اکوموڈیٹ ہوتی ہیں اچھی پرپوزلز وہ آپ کو 4 سال میں ملیں گی. کوئی اچھی چیز ہو میں اس کو لبیک کہتا ہوں, اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. تو اس لیے جہاں ملکی معیشت کا تعلق ہے, دیکھیں یہ وہی ملک ہے جس کو آج سے صرف 4 سال پہلے آپ کے ریکارڈ پہ ہے, آپ کے اخباروں میں ہے, آپ کے میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں ریکارڈڈ ہے دنیا کی, کہ جی یہ 12 مہینے کے اندر یہ ملک جو ہے جون 14 تک یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا, یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا اپنے آپ کو, پیسے کہے گا نہیں پے کر سکتے. آج اس ملک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سال کے بعد یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی 20 اکانومی میں شامل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ وقت جو ہے یہ شکرانے کا وقت ہے, اور یہاں مل کے کام کرنے کا وقت ہے. اس کو آگے لے کے چلیں, اور ہم یہ ثابت کریں کہ اگر ہم مل کے یہ کام کریں گے اب اتحاد کے یونٹی کے ساتھ, اور 2013 سے لے کے جو سفر اب تک طے ہوا ہے, حنیف خالد صاحب آپ 2030 میں جو وہ کہہ رہے ہیں, پہلے 2050 کا کہہ رہے تھے. 2 سال کی پرفارمنس کے بیسس پہ اونیل نے 2050 کا کہا تھا. اب 3 سال کی پرفارمنس جو مکمل ہوئی ہے اس پہ پرائس واٹر ہاؤس نے 2030 کا کہا ہے. میرا ایمان ہے, میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اپنا آپ بات چیت اٹھائے ریکارڈ اپنا, کہ یہ اللہ کے فضل, یہ ملک کا یہ ڈیسٹنی ہے. یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے G20 میں شامل ہوگا ایک دن, اور جلدی ہوگا. تو ہمیں اس کے لیے 2030 کا جو ہے, تو اس میں یہ GDP گروتھ ایک اہم اس کا عنصر ہے. اور ہم نے جو 6% سے آگے جانے کا جو تہیہ کیا ہے, اور جو کل نمبر دیں گے فائنل, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ ہوگا, اس سے بہتر ہوگا. اب پرابلم یہ آتی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, پہلے بجٹ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں بھی, کہ آئی بلیو ان ہارڈ اینڈ بہت اسٹریچ ٹارگٹس, ڈیفیکلٹ ٹارگٹس. اگر آپ ڈیفیکلٹ ٹارگٹس رکھیں گے بھائی, تو آپ کو کوئی اچھے گینز, اسمارٹ گینز ملیں گے جیسے ہو رہے ہیں. 3% کی ٹیریٹری سے نکل کے 5 پہ آپ کراس کر گئے ہیں نا, تو دنیا تو ابھی بھی گلوبل تو ابھی بھی 3.3 پہ پھر رہی ہے. لیکن اگر ہم لین ٹارگٹ رکھیں گے, میرے سمیت ہم سب لوگ ڈھیلے ہو جائیں گے. میں یہ ٹارگٹ اگر رکھتا 5 کا, جو لوگ کہتے تھے, تقریریں موجود ہیں,
यहाँ भी बात हुई थी और पार्लियामेंट में भी हुई थी, डॉक्टर साहब इनू घट कर लो, 5 कर लो। ओ भाई 5 करते तो फिर आज मुझे वो आप तमगा दे रहे होते। मेरा ख्याल है स्ट्रेच टारगेट्स ही होने चाहिए, चैलेंजिंग, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कंपेयर करें ना किधर से किधर आ गए हैं। हेडलाइन लगाना तो बहुत आसान है, ऑल टारगेट मिस्ड, बट व्हाट इज़ द रियलिटी, हम कहाँ गए हैं 13 से आज किधर पहुँचे हैं। ये देखने वाली बात है कि क्या आप अपने दिल से पूछें, आप अपने नंबर से पूछें, आप सब एक्सपर्ट्स हैं कि क्या 13 और 17 का पाकिस्तान वही है? क्या उस वक्त पाकिस्तान को कहा जाए दिवाली हो रहा है, आज उस पाकिस्तान को कहा जाए आप G20 का मेंबर बन जाएंगे? ये अल्लाह ताला को हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त ये ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं पूछते हैं, वो कहते हैं जी दुनिया कुछ और बात करी है पाकिस्तान की, आपके अपने कुछ चंद लोग जो हैं या चंद जो फोरम्स हैं वो कुछ और बात करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते। तो हमारा सबका पाकिस्तान है, कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी एक बंदे का नहीं है, एक हुकूमत का नहीं है। तो इसमें पाकिस्तानी होने का सबूत दें। मैं तो कल भी अपील करूंगा, मैं हमेशा करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है और हम इंशाल्लाह G20 में शामिल होंगे दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज में। जी आपने ये सारे इक़्तिसादी अहदाफ के हवाले से बताया, जो हमारा नुक्ता नज़र है मीडिया के हवाले से जो मैं देख रहा हूँ कि आपने जो फिगर्स दिए वो आपने वजाहत भी कर दी है कि जो स्टेट्स टारगेट तो जी कि हमेशा से आपके टारगेट हासिल नहीं हुए लेकिन इम्प्रूवमेंट है, यही आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर जो सूरत हाल एक्सपोर्ट्स के मैंने खुद कन्फेस किया जी, 4 साल से नहीं बढ़ रही भाईजान, उसमें भी ठीक जी जिस हुक्म करें आप। पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन की सूरत हाल है और बेरोजगारी का आलम है, उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि आपके इस ब्लॉक सेक्रेटरीट के अंदर आर ब्लॉक में एक मुलाजिम ने एक छलांग लगा के खुदकुशी कर ली और गवर्नमेंट ने उसके साथ कुछ नहीं किया, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी जॉब का मसला था। इसके अलावा मुल्क भर में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ से बेरोजगारी और जो गुर्बत का आलम है वो देखने के काबिल हाल है, बड़ा दिल उठता है। उस हवाले से आपने आम आदमी और जो सरकारी मुलाजमीन है, अब पंजाब में जो है यूटिलिटी बिल्स जो है सरकारी मुलाजमीन को वो गवर्नमेंट पे कर रही है, फेडरल में ये नहीं, अलाउंसेस वगैरह। यहाँ पर इंक्रीजमेंट जो होता है सैलरीज का वो यार छोटा सवाल रखे ना, बाकियों में मौका देना। आपने तो पूरे 5-6 कर लिए यार, वो मुलाजमीन आपने साथी कोई जो MNA जो मिनिस्टर्स हैं उनके मुकाबले में या परसेंटेज के हवाले से बढ़े जाए, छोटे मुलाजमीन की बिलखुसूस। ठीक है, थैंक यू जी, मेहरबानी। और डिफेंस बजट का आप बताइएगा कि कितना इंक्रीज कर रहे हैं, वो मेरे जी 2 नहीं 5-6 सवाल हैं आपके, मैं अर्ज़ करता हूँ भाई। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स है, मैंने आपको खुद भी कहा है, उसकी वजह भी बताई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखे, जब ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन आई है उसके बाद कई चीज़ों क्वांटिटी प्राइसेस में भी डिक्लाइन आया है। कई चीज़ों की हमने क्वांटिटी ज़्यादा एक्सपोर्ट की है लेकिन वैल्यू कम मिली है, एक टू बी फेयर। लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स में है। जो कन्वेंशनल तो चल ही रहा है, उसके लिए हम IT के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे एक हमसाया मुल्क की जो IT एक्सपोर्ट्स है $50 बिलियन से क्रॉस कर गई हैं। आपकी ऑफिशियल अभी भी जो है वो 600 मिलियन 700 मिलियन है, लेकिन अनऑफिशियल जो डाटा है वो करीबन 2.5-3 बिलियन है। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। आपने देखा हमने कोरिया के साथ IT पार्क बनाने का अनाउंसमेंट किया है, साइन किया, मुआहदा किया है इस्लामाबाद में। ये पार्क जो है वो उसको हम रिप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह लाहौर में, और कराची में मिनिस्ट्री ऑफ IT करेगी वो। हम इसको, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे पास इस वक्त चांस है। दूसरा, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इसलिए चांस है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है, वो कंपैरेटिवली अब चाइना से बेहतर है। कई कंपनीज बड़ी बड़ी जो है वो रीलोकेट करने के लिए इस वक्त स्टडी कर रही हैं कि अपना बिजनेस वो वहाँ से उन ममालिक से ले जाके, जापान या चाइना जिनकी हाई कॉस्ट है, वो इस खित्ते में ले आएँ। तो मैं समझता हूँ कि कई हमें इंडिकेशंस है। मसलन रेनो ने इंडिकेट किया वो पाकिस्तान आके अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, कोरियंस ने इंडिकेट किया है, इटालियंस ने इंडिकेट किया है। तो ये एक्सपोर्ट्स का मसला, जैसे पैकेज दिया आपको पता है, उनको पास एक मैंडेटरी कंडीशन भी है। पहले चंद महीने नहीं थी, उन्होंने 10% इंक्रीज़ देनी है तो उनको वो ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलेंगे। वो इटसेल्फ जो है आपकी अभी जो 21.9 फिगर था, 8-9 जो है, वर्चुअली 24 पर तो वैसे ही उसने जाना है। तो हमें इसको देखें, हमें हमारा हदफ होना चाहिए 10% ऑफ GDP। फ्रैंकली 30 बिलियन, आप $30 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पे ले जाएं इंशाल्लाह। जो कोशिश हो रही है 2-3 साल में इस मुल्क को, आपकी फॉरेन जो है डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आपका जो डेफिसिट है करंट अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। जी आपको, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल।
تو ہم اس کے لیے الحمدللہ ہماری پالیسی بھی ہے, ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں. آئی ٹی سیکٹر کو آپ کل دیکھیں گے, اس کو بھی فوکس کریں گے, ایگریکلچر سیکٹر کو بھی فوکس کریں گے جو کہ ہماری ادروائز بیک بون ہے. دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب نے جو بے روزگاری کی وجہ سے ایک ریٹائر ملازم نے جو کیا وہ ایل پی آر پہ تھے وہ, اور وہ آپ چاہتے تھے, جو مجھے سیکرٹری صاحب نے ابھی بتایا, میں نے تفصیل جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب سے نہیں مجھے پتہ چلی, وہ بیسیکلی اپنے بچے کو ملازم کروانا چاہتے تھے. تو یہ آپ ہے سمپتھی والا ہے چیز, مجھے نہیں پتا کہ چوہی صاحب نے کیا میں ان سے بات کروں گا اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکے. سر وہ ایک پروویژن ہے کہ ان سروس اگر ڈیتھ ہو جائے تو بچہ ملازم ہو جاتا ہے, کسی نے اس کو یہ کہہ دیا جی ٹھیک ہے, کسی نے اس کو یہ کہہ دیا تھا جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک, نہیں ایک سیکنڈ جب آپ کی باری آئے گی. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ملازمین کے لیے, میں ظاہر ہے کہ بجٹ تو ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا, کل جب بجٹ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے لیے, اور ڈیفنس کا بجٹ, یہ دونوں چیزیں آپ کو کل اس میں پرسوں آپ سے بات ہوگی. نہیں اس طرح نہیں ہاں ساری جاب اپرچونیٹی, ایف ڈی آئی اور ساری انویسٹمنٹ جاب اپرچونیٹی, جی ڈی پی گروتھ جاب اپرچونیٹیز ہیں, ایگریکلچر کو بوسٹ دینا جاب اپرچونیٹیز ہے, ایکسپورٹس کو پیکیج دینا جاب اپرچونیٹیز ہے, اور کیا یہ سارا اسی کے لیے تو ہے. 5.9 تو تھوڑی کمی ہوئی ہے, 0.34 کے درمیان ان امپلائمنٹ کم ہوئی ہے, 2015 کا ڈیٹا لیٹسٹ جو ہے, اس میں مزید کمی آنی چاہیے, یہ میں اتفاق کر. جی رانا صاحب, ایک جو بیس آف ویری گڈ ہیلتھ آف اکانومی جو بھی آپ نے پینٹ کی ہے, ڈو یو اشور دا نیشن کہ بائی جون 2019 تک پاکستان کو آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت نہیں, 19 جون 2019 جی, 18 کا تو اب پھر وہ بات کچھ اور ہے. سیکنڈلی سر, جب آپ نے شیئر آف دا اکانومی کا دیا ہے, سائز آف کنٹریبیوشن آف ایچ سب سیکٹر ٹو بی میڈ, سر جو سروسز انکریز کر رہی ہے کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ جو جاب لیس ریٹ بہت زیادہ ہے اور یوتھ ہے, وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اے ویلکمنگ سائن کہ جو سروسز ہے دیٹ از گیننگ ایٹ دی ایکسپینس آف دی انڈسٹری, اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جو پاکستانی ماہرین ہیں, اکانومسٹ ہیں, آپ کے جو آفیشیلز ہیں اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سب کا ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ 7% اگر سالانہ گروتھ ہوگی تو آپ کی ان امپلائمنٹ نہیں بڑھے گی. اگر آپ 5.3 بھی ہے وچ از اے گڈ نمبر, اسٹل آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ان امپلائمنٹ میں اضافہ کیا ایبسولوٹ ٹرم, تو پھر یہ آپ کا نمبر ایسا کیسے نہیں؟ ایک سیکنڈ وہ اسٹڈی نہیں کی رانا صاحب, وہ اس کی ایک سیکنڈ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیٹ می شیئر, آپ نے پہلے بات کی ہے کہ کیا قوم کو میں شور کر سکتا ہوں جون 2019 میں آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے. آپ مجھے شور کر دیں کہ آئی ول بی فائنانس منسٹر, آئی شور یو, آئی گارنٹی انشاءاللہ نہیں جائیں گے. چلے اگر میں نہیں بھی ہوں گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دیکھیں لیکن مل کے کام کرنا ہو, میں یہ اس پہ بلیو کرتا ہوں, مل کے کام کرنا ہو. آئدر وی ول بی سٹنگ اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ, یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ, لیکن مل کے کام کرنا ہوگا. اکانومی کو معیشت سے خدا کے لیے ڈی کپل کریں. میں 4 سال سے یہ رونا رو رہا ہوں. آپ کی دھرنے نے ایک جو ٹرانزیکشن آپ کو 100 بلین, آپ کو رانا صاحب پوری تفصیل پتہ ہے کہ پاکستان لاس 100 بلین روپیز, آج اس ایسٹ کی ویلیو 40 ارب بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں ان ایسی چیزوں سے نکلنا چاہیے, دیر آر ادر ویز ٹو ڈو تھنگس. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیں ایکسپورٹس پہ اور اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فوکس کرنا ہے, اس کو ہم نے کٹیل کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہمارا فیوچر ہے کہ ہم 10% آف جی ڈی پی ایکسپورٹس پہ لے جائیں منیمم. یو آر ان بزنس, آپ کی کسی کے اوپر ریلائنس کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم کے. دیکھیں ایک اور چیز رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلا سال ہے آفٹر آلموسٹ اے ڈیکیڈ, یہ بڑا ضروری ہے جی. جو ممالک اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اکثریت 90% وہی ہے, they borrow, budget deficit is borrowing, they borrow for development expenditure as well as for revenue expenditure, یہ current expenditure, non-development. پاکستان اس سال, پچھلے سال ہم نے مارجنلی لوز کیا ہے, قریباً 30 بلین سے ہم رہ گئے نیچے. اس سال الحمدللہ 16-17 کا سال پاکستان کا ترقیاتی جو اخراجات ہے, جو کہ میرے نزدیک انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں, وہ زیادہ ہوگی آپ کی بورنگ سے. ایوری روپی بوروڈ ان دس ایئر جو کلوز ہونے جا رہا ہے 30 جون 2017 کو ول بی لیس دین دی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ ول بی ڈپلائڈ اونلی ان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. یہ آپ کی میجر چینج آئی ہے.
इन पे बिल्ड करें ना जी, इन गेन्स को बिल्ड करें, इस फिस्कल डेफिसिट को, इस कंसोलिडेशन को, इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, लेट्स कम टुगेदर एंड क्रिएट अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी एंड उसके ऊपर सब कौम को वादा करें कि हम इसको आगे लेके चलेंगे, कम व्हाट में, हु इज देयर एंड हु इज नॉट देयर, हम इसको डिलीवर करेंगे अपनी कौम को इंशाल्लाह यू कैन। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमें IMF का जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो करने थे, होम ग्रोन थे, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल थे, हमने वो करने ही करने थे। मेरी मजबूरी IMF जाने की इसलिए थी राना साहब कि आई हैड टू पे $4.5 बिलियन जो कि 2010-11 में लिया गया था, पिछली गवर्नमेंट ने लिया था, वो मैंने देना था। अब वो मेरे पास इतने जिस स्टेट बैंक के पास 4 बिलियन हो, 4.5 बिलियन आपने सिर्फ एक अदारे के देने हो, बाकी कर्जे तो एक तरफ रखे, तो उसको उस मुल्क को फिर इसीलिए कह रहे थे ना कि ये अगले 12 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। इट वाज नॉट ए रॉकेट साइंस टू कैलकुलेट। तो वो अल्लाह के फजल करम से पोजीशन से आप बाहर निकल चुके हैं, लेकिन मैं कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें मजीद मेहनत करनी चाहिए। जो कायदे आज़म साहब का फरमान था ना, काम काम और काम, मैं समझता हूँ कि हम पे वो लागू होता है, हम सब पे लागू होता है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो। मुल्क के लिए वी शुड डू काम काम और काम। और इंशाअल्लाह आप देखें कि 4 साल में दिवालिया की जो लोग हमें डराते थे, आज कह रहे हैं, नवीद सुना रहे हैं कि जी आप तो 20-30 में G20 के मेंबर होंगे, 20-50 में इटली, कनाडा और कोरिया आपके पीछे होगा। व्हाट एल्स यू वांट? आई एम इसको प्रोवाइडेड यू रिमेन ऑन कोर्स। अगर आपने फिर कोई झटका मारे अपने मुल्क को, खुद ही अपने हाथों से शूट किया किसी चीज़ को, तो फिर उसकी फिर वही होता रहा इस मुल्क में। जब भी टेक ऑफ आती है कोई ना कोई अजूबा हो जाता है। अब हमें चाहिए कि हम इसको अचीव करें और आप एज मीडिया अपना फाल रोल अदा करें। आप इसको कैंपेन के तौर पे लें, जैसे आप कई कैंपेन्स करते हैं माशाल्लाह, और वो अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपकी माशरे के लिए, कौम के लिए। आप इसको कैंपेन के तौर पे लें कि जी मईशत को हमने किसी को सियासत नहीं, हमारे समेत किसी को सियासत नहीं करने दें। आप गोल तय करें 5 साल के, आप जो भी गवर्नमेंट है उसको अचीव करें और उसके लिए एक दूसरे को सहारा दें और आप उसकी हेल्प करें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सर्विसेज सेक्टर का जो आपने फरमाया ना, एक सेकंड, इन्होंने सिर्फ इनका ये राना साहब, ये नंबर जो है वो आपको पता है, स्टडी जो है वो इन्होंने प्लानिंग और उन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ की है। आई कैन गेट ऑल द डिटेल टू यू, लेकिन उनके मुताबिक नंबर मैंने आपको शेयर किया। फाइनेंस वैसे आपको पता है उसमें कोई कैलकुलेट नहीं करती, लेकिन आप अगर 1% हमारा वाकई 20% है, तो आप 6.2 पे तो आ गए हैं, 2.8 पे, और अगले साल 7 पे आ जाएंगे। तो आपकी जो बात है वो तो इंशाल्लाह वी आर फ्यू मंथ्स अवे नाउ कि करंट ईयर में हम उस पर चले जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इससे भी आगे आपका स्कोप है राना साहब, आप 8-9 पे जा सकते हैं और जाना चाहिए पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से। जी 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 सर, आप अभी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, टैक्स रिफॉर्म उस तरह नहीं हो पाई जिस तरह आपने अनाउंसमेंट की जब आपकी गवर्नमेंट आई थी। ये बताएं कितने लोग टैक्स नेट में ऐड हुए पिछले 4 साल के दौरान? इज इट ट्रू कि 30 लाख अफराद का डाटा आपके पास मौजूद है? और कितने लोग हैं जो कि नेट में अभी तक आए हैं? क्यों आप लोग हाथ नहीं उन लोगों को डाल रहे जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स पे नहीं कर रहे? मैं अर्ज कर नेट से बाहर जी, मैं अर्ज कर इसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये है कि भाई जब आए थे तो करीबन 7,11,000 से 20,000 का नंबर था, आपके पे पास भी है, 7,11,000 था टू बी प्रिसाइज, मैं उसको राउंड ऑफ करके 20 कह रहा हूँ। अभी करीबन 12.25 लाख पे जो इस वक्त जो एनरोल्ड हैं टैक्स असेसी वो 12.25 लाख है। क्या ये काफ़ी है? ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। 3 मिलियन की जो एक शोशा था वो बड़ा फ्लॉड था, मैं उसको अपोजिशन लीडर था और ये एक कहानी छपी थी। कोई 3 मिलियन का डाटा क्रेडिबल विद नादरा और FBR के पास नहीं है, जब मैं पहली कोशिश की। अब देखें कि अगर हमने इस टैक्स नेट को बढ़ाना या टैक्स डिवीजन को ना कम करना होता, मुझे आप 70 साल में बता दें किस हुकूमत ने बड़ी से बड़ी बहादुर, जो कि उसका फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कबीना के पास इजाज़त लेने गया हो कि मुझे स्विट्ज़रलैंड के साथ बाईलैटरल ट्रीटी की इजाज़त दे कि मैं उससे इंफॉर्मेशन लेने के काबिल हूँ। किसने OECD जो दुनिया का है मल्टीलैटरल कन्वेंशन जो हुई है, जो 2019 में ऑपरेशनलाइज होने जा रही है, जाके इजाज़त ली, मैंने जनवरी 14 में इजाज़त ली, किसने ली है माजी में? तो हमारे ये सारे जो काम है, अभी आपको सबको मुबारक हो कि 33 साल के बाद मुल्क को नया कंपनी ऑर्डिनेंस दिया। वो कंपनी ऑर्डिनेंस इटसेल्फ विल हैव अ कर्व ऑन मैनी थिंग्स। तो ये चीज़ें किस लिए कर रहे हैं कि टैक्स इविजन को, टैक्स की जो चोरी है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसको रोका जाए और उसको ये मौका ना दिया जाए कि कहीं भी जाके पार कर सके। OECD में मेंबर बनने का मकसद ही है। हमने 2.5 साल लगाए हैं, 3 साल स्विस के साथ, हमने करीबन 2.25 साल लगाए हैं OECD के मेंबर बनने में। इसका फ़ायदा आने वाले जो भी गवर्नमेंट होगी 19 से उसको शुरू हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी जी।
छोटे छोटे सवाल। जी जी जी। सर एक तो हमें समझ नहीं आती इंटरनेशनल इदारों की जो डेफिनेशन है वो जो आपको पसंद आती है कहते हैं आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आपको पसंद नहीं आती। जिस तरह एक्सटर्नल डेट के हवाले से इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं इस वक्त $79 बिलियन, आप कह रहे हैं $58 बिलियन, तो डेफिनेशन में फ़र्क बता दें। दूसरा क्वेश्चन मेरा है एक्सपोर्ट के हवाले से। आपने कुछ वजूहत बताई, लेकिन जो मिनिस्टर कॉमर्स है उनसे हमारी बात हुई हफ्ता पहले, उन्होंने 3 वजूहत बताई। सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई है रिफंड का। FBR को जिम्मेदार करार दिया, $250 बिलियन वो कहते हैं रुके हुए जानबूझ के। सेकंड, उन्होंने फिस्कल जो इल्जामात हैं टैक्सेशन के मुहैया हैं वो भी उन्होंने, और थर्ड उन्होंने कहा है कि करेंसी आपकी जो है उसको डिवैल्यू होना चाहिए। 2 साल से वो कह रहे ये बस। थर्ड क्वेश्चन ये है कि तो 3 हो गए यार सर, छोटा सा वो आपकी फिलॉसफी क्या है कि आपने अपनी जितनी इकानमी टीम है ढाक के रखी हुई है और जो इकोनॉमिस्ट है तकरीबन ढाक पे है, ये चले जाएंगे, अब बजट किसी और ने इम्प्लीमेंट करना है, इसकी फिलॉसफी क्या है आपके ख्याल में? और मैंने तो इनको नहीं जन्म दिया था यार, इनकी डेट ऑफ बर्थ तो नेचुरल है, अपने अपने में वक्त पे जाएंगे। ये क्या आप सवाल कर रहे हैं राणा साहब? चलो आपके ले लिया, ये पॉइंट वेल टेकन। जरूरी है सर, इदारा शुमारियात के जो डेटा है उसको कोई भी अथेंटिक नहीं समझता और उसकी वजूहत क्या ही बताते हैं कि उसको खुद बख्तियारी नहीं दी गई। और यार सब कुछ दिया गया है। बाजवा साहब के बारे में ये कहा गया कि उनको रिटायरमेंट के बाद जॉब दी गई है, वो सागदार के लायक हो सकते हैं स्टेट के लिए। मैंने तो उनको नहीं दी जॉब, पीपल्स पार्टी ने दी है, मैंने तो नहीं दी यार। क्या हो गया है यार सनाउल्लाह साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इतने मिस स्टेटमेंट्स आज दे गए हैं गलती में। शायद गर्मी लग रही है आपको, मुझे भी लग रही है। अच्छा मैं अर्ज़ करता हूँ जो आपने फरमाया मैं बताता हूँ। देखो एक तो जो आपने फरमाया ना डेफिनेशन का, राणा साहब मैंने तो डेफिनेशन नहीं ना, ये तो हमेशा से है। एक है पब्लिक डेट, एक है पब्लिक डेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। पब्लिक डेट इज़ प्योर पब्लिक डेट जो कि हुकूमत पाकिस्तान अपने लिए या सूबों के लिए भी लेती है, वो पब्लिक डेट में आता है। और EAD कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेती है, और उसकी बड़ी निशानी ये है कि उसकी रीपेमेंट के वक्त FCF अकाउंट के जरिए पेमेंट होती है। आप रुपए वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को डेबिट होता है, उसका डॉलर उतरे या जो भी करेंसी है स्टेट बैंक पे कर देता है। ये एक बड़ी डेफिनेशन है और वो किसी ने चेंज नहीं की, उसी तरह ही है। अब ये है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट हमेशा बात होती है, उसके आगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के प्राइवेट सेक्टर, अब जैसे आपके कारखाने बिजली के लग रहे हैं, मेनली वही बात हो रही है एक्चुअली, बिजली के कारखाने लग रहे हैं या इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई बैंक्स को रेज करे, वो है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं पे करना, वो उन्होंने लिया, उन्होंने पे करना है। वो मिला के 73 का बात होती है। 58 जो है दिस इज़ प्योर पब्लिक डेट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 78 कह ले, 9 जितना भी कह ले, वो रोज़ द बिलियन बताते होंगे, लेकिन एक्चुअल नंबर है ना जी, वो तो स्टेट बैंक भी देता है आपको, स्टेट बैंक भी। लेकिन हमें ये राणा साहब अपना सनाउल्लाह साहब ये फेयर होना चाहिए कि भी अगर हमें नहीं पता तो फिर किसको पता होना चाहिए कि दो हैं हिस्से। एक पब्लिक डेट है जो पाकिस्तान के ख़जाने से वापस जाना है, एक है प्राइवेट सेक्टर का डेटा जो उन्होंने पे करना, उसमें हुकूमत। तो इसको मिला के जो इसका डेफिनेशन का नाम है वो पब्लिक डेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। एक्सपोर्ट्स पे सेल टैक्स रिफंड्स आपको याद है पिछले साल हमने अनाउंस किया था 30 अप्रैल तक हम पे करेंगे एक्सपोर्टर को, अगस्त में हमने पे किए। उसके बाद 30 जून तक का ऐलान हुआ, सारे के सारे पूरे पाकिस्तान के हमने वो पे किए। 25 बिलियन एक दफ़ा किए, 23 एक दफ़ा किए। अभी जो है वो उन्होंने मुझे एक नोट भेजा हुआ है, और लेकिन उससे पहले पैकेज जो है ना, ये आप कहना कि जी फिस्कल कोई उनको ज़रूरत है या कोई करेंसी डिवेल्यूशन की बात है, ये सारी चीज़ें जो है जो पैकेज डिस्कस हुआ जिसमें पूरी पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग चेयर की थी, आपको याद है, 180 बिलियन का पैकेज, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 30 जून तक तो हमें इंक्रीज कंडीशन ना लगाएं, 1 जुलाई से हम आपको 10% इंक्रीज भी देंगे अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ, मुझे पता है हर चीज़ का। तो उसमें मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपको जिसने ये कहा है ना, आई होप कि यू मिसअंडरस्टूड कि उसमें ये करेंसी डिवेल्यूएशन एक मिथ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कहते हैं ना कि 20% पाकिस्तान की करेंसी ओवर वैल्यूड है, वो किसी अजीब दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान जिन करेंसी से डील करता है, ये आपके लिए एक शायद न्यूज़ हो, वो 4 से 5% से ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
مجھے تو اپنی کرنسی کو ساری دنیا کی باسکٹ کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. تو یہ ایسے ہی ایک ہے، شاید جن کے ڈالر بار پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو رات کو نیند نہ آتی ہو کہ یار یہ ہر مہینے ہر سال ودے ہوندے سن 20% نال تے 10% نال، ایک ہی ہو گیا 4 سال میں صرف 5% نہ ودے نے. تو ان کو چاہیے نا روپوں میں رکھیں. میں تو کئیوں کو کہہ دوں روپوں میں رکھیں بہتر رہو گے. میں تو لوگ پیچھے فورن ڈیلیگیشن آئے تھے، میں نے کہا جیسے اب کینیڈا کے لیے لوگ بھاگتے ہیں پاکستان کے لیے بھاگیں گے انشاءاللہ. جب کینیڈا اٹلی ہمارے پیچھے ہوگا ہماری نسلیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گی. اچھا آخری میں نے بس ایک منٹ سر، وہ آپ کی انفارمیشن ثناءاللہ صاحب غلط ہے. میں نے کسی کو نہیں دیا ایکسٹینشن، نہ ہی ان کو ملے گی. وہ پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی پیپلز پارٹی. کوئی بات نہیں ہے، اس میں لاء میں ہے کہ ایک ٹینیور دیا جا سکتا ہے، جیسے گورنر کے لیے ہے ٹینیور دیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنا ٹینیور لاء پورا کر لیا. ہم تو ایڈورٹائز آج کل کرنے والے اس پوسٹ کے لیے. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں پوری کوالیفیکیشن آپ بھی اپلائی کریں چیف اسٹیٹسٹیشین آف پاکستان کے لیے. تو میں سر اور باقی آپ نے کہا کہ میں اڈاک کوئی نہیں ہے، سارے پرماننٹ امپلائیز ہیں. جنہیں میرے دائیں بائیں میری پوری ٹیم ہے، کوئی اڈاک نہیں ہے. یہ تو ویسے پارلیمانی سیکرٹری ہے، باقی ساری ٹیم ہے. آپ نے پتہ نہیں کس کو اڈاک کہہ دی ہے. وہ اب لوگ لگیں گے نا بھیا، ٹائم تو ہوتا ہے نا، اب ٹائم تو دینا، قانون کے مطابق چل رہے ہیں نا. یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے اڈاک لگائے. جی 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 طاہر صاحب جی حکم. ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے سمجھ نہیں لگی یہ جو جی ڈی پی کی ریشو کا آپ نے 59.3% کر لیا، کیونکہ رواں مالی سال کا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو یہ میں نے کویشچن کیا تھا 59.3 کیا 5.28 جی اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا. اور دوسرا ایک سادہ سا سوال ہے میرا کہ ابھی بھی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بندہ بھی ادا کرتا ہے جس کی 100 روپیہ روز جو دیہڑی دار مزدور ہے، اور وہ بھی ادا کرتا ہے جو 100 ملین روپیز ڈیلی کماتا ہے. تو یہ تقریباً 68% ہیں یا اس کے لگ بھگ ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کو کیا آپ نے اپنی اقتصادی جو آپ وہ کر رہے ہیں اصلاحات اس کا حصہ بنایا ہے، اس میں کچھ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا اس سال جو بجٹ آپ جی 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 ابھی بجٹ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا چلے میں عرض کرتا ہوں جی، عرض کر میری عرض سنیں. نمبر لکھیں نا آپ. 20,872 بلین مارچ 17 تک گراس ہے پبلک ڈیٹ. جو بیلنسز ان ہینڈ ہے وہ نکال دیں تو نیٹ ڈیٹ ہے 18,892. اور یہ آپ کی جو اس وقت جی ڈی پی آپ خود کیلکولیٹ کر لیں تو یہ 59.3% بنے گی. اس سمپل کیلکولیشن ہے کہ یہ 10ویں میٹر والا بھی کر لینا. سو یہ ایک نمبرز ہیں طاہر صاحب، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. دے آر فیکچوئل نمبر، اسٹیٹ بینک بھی دیتا ہے اور ہم بھی دیتے ہیں، اور یہ جون کے نمبر بھی آئیں گے. ہمیں تھوڑا سا خوش ہونا چاہیے کہ 51 پوائنٹ سے ہم اٹھے اور قریباً 53.1 سے اٹھے اور ہم نے 60.12 پہ لے گئے. تو اگر نیچے آ رہا ہے تو خوش ہو یار انشاءاللہ. نہیں 62 نہیں 60.2 60.2 لیکن 53.1 سے شروع ہوا تھا 2008 گیا یہ 60.2 پہ، اور ابھی ہم اس کو واپس لائے ہیں 59 پوائنٹ جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے 3 پہ. تو اللہ کرے یہ اور بہتر ہو انشاءاللہ. جی دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں پیسے اکٹھے ہوں گے تو آگے چلیں گے نا. ہماری فوکس ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر. ہم کوشش ہے ہماری کہ کوئی بھی بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکس کوئی نہ بڑھایا جائے. چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں. نان فائلر کے اوپر تو ہم دائرہ تنگ کرتے ہیں اور کریں گے، اور اس پہ آپ کی بھی سپورٹ چاہیے تاکہ وہ بنے ٹیکس پیئر بنے اور اپنا نارمل دے. لیکن ہماری انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کوئی اضافہ کرنے کی کوئی اس وقت تک تجویز نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک اسٹڈی بھی ورلڈ بینک کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. اگر آپ نے پاکستان کے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اس دفعہ بھی فگر کیے ہیں وہ اوور اسٹیٹڈ ہے جی ڈی پی گروتھ کے. کوئی اسپن ڈاکٹر ہی ہوں گے کوئی.
पता नहीं, आई डोंट नो, पर वो इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं और वो यही काम वो कहा करते थे कि डेटा दो, मस्जिद बनानी है कि मंदिर बनाना है। मैंने नहीं कहा, ये आसिफ बाजवा ने कहा था अपना प्रेस स्टेटमेंट में। अब हुक्म करें, सवाल क्या है? सवाल यही है कि क्या उनकी बात में कितना वजन? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सबका है, मैं फिर वही कह रहा हूँ। और मैंने अभी आपको बताया कि 40 मुल्कों के फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर सेंट्रल बैंक थे, और उनमें से मैं 5 पैनलिस्ट में था। उसमें क्रिस्टियन लगार्ड थी, मैं था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुवैत थे, आईडीबी के प्रेसिडेंट थे, और सांबा का गवर्नर सेंट्रल बैंक था। अब आप अंदाज़ा करें कि वहाँ मुझे इनफॉर्मल, जब हम खाने पे बैठे हैं, तो मुझे ये 3-4 लोगों ने पूछा, उन मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने, कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अदारे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ और कहते हैं, और आपके चंद लोग जो है, जो हम पढ़ते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा यार, इस डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू से एवरीथिंग। तो इसलिए मैं इस पर ना, मैं उसमें कैलकुलेशन में हूँ। पीबीएस इज इंडिपेंडेंट अदारा, उसमें पूरी उसकी काउंसिल है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक और एडीबी के दोनों नंबर्स हैं। तो मैं मतलब अब आप हमें छोड़ें, वर्ल्ड बैंक ने खुद 5.2 प्रोजेक्ट किया हुआ था, एडीबी ने 5.4 किया हुआ था। तो मेरा मतलब ये आगे वो 5.8 कर रहे हैं। तो ये हमें अपने में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन लोगों को भी थोड़ा रहम आना चाहिए कि हर वक्त कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बजाय को अच्छा मशवरा दें। यार मैं यूरिया सेंटर का मुतालबा है। किसका जी? यूरिया सेंटर का सर मुतालबा है कि सब्सिडी देने के बजाय सर आप उनकी जो जीएसटी है वो खत्म की जाए। जीएसटी सर जो जीएसटी पे खत्म कर दी जाए। आप क्या समझते हैं, हुकूमत के रेवेन्यू में कमी वाकई होगी? जो ताड़ी जड़ी प्रपोजल बड़ी फेवरेबली कंसीडर किया जाएगा, ताड़ी सिफारिश ना कल पता लग जाएगा इंशाल्लाह जी। ये बताइएगा कि जब आपने टेक ओवर किया था तो मैं कोई मिलिट्री कू के जरिए तो नहीं आया है। मतलब जब आप बने थे तो आपने सर्कुलर डेट क्लियर किया था जी। आपको देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट तकरीबन मोरलेस वही जाके एक तो ये सवाल है कि ये जी इस हवाले से आपने कोई नहीं किया कि इस चीज को आप कितना एड्रेस करेंगे? हम जैसा मैं अर्ज करता हूँ, मैं एक दो और ऐड करना चाह रहा हूँ। और आपने जो ये प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स लेके आए थे, और आपने कहा था उस जमाने में, आपने कहा था कि जी कुछ अर्से पहले कि जी 100 बिलियन तक हम समझ रहे हैं कि हमें इसमें पोटेंशियल है, 100 बिलियन। उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी है। तो और लास्टली जो एक चीज़ है छोटा, इतनी वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर में खाली है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में खाली है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एजुकेशन एक उनका लॉस होता रहता है। वो कहते हैं ना हमारी प्रमोशन हो रही है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो वैकेंसी है, ये दो सवाल जी भैया। एक तो ये है कि सर्कुलर डेट जो है ये ग्रॉस अमाउंट है जो आपके अखबार लिखते रहते हैं। ये पीछे भी ये इसकी जो एक कैलकुलेटेड लिमिट है, क्योंकि टाइम गैप है ना, कि जब आप पे करते हैं, इनवॉइस करते हैं, जब वो पे होता है, तो उसके जो क्रेडिट पीरियड निकाल दे, तो करीबन 320 इंटरनेशनल अदारों ने और पाकिस्तान की वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ने कैलकुलेट किया हुआ है कि 320 तक हो तो दिस इज ओके, दिस इज रेगुलर टाइम वेटिंग पीरियड बिटवीन इनवॉइस टाइम एंड द टेकिंग द मनी, क्रेडिट जिसे कहते हैं। ये 320 है, जब ऊपर जाता है तो वो असल में दैट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। ये पीछे 374 पे गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 50 बिलियन इसमें फिर अरेंज करके दिए और उसको वापस 320 पे लाए। अभी मैं फिर अखबारों में मैंने पढ़ा है, मैं अपने साथी और भाई ख्वाजा आसिफ साहब से बात करूंगा, हम इसको एनालाइज करेंगे इसकी वजह क्या है। लेकिन जो भी फिगर हो प्लीज़ 320 जो है दैट इज़ ए कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट इज़ योर जनरेशन। ये तो नहीं हो सकता ना बिजली अभी दे और साथ ही पैसे आपसे ले ले, उसका वो पीरियड है ना, प्रोसेस पीरियड है। तो वो 320 कैलकुलेटेड है कि 320 बिलियन इज़ अ नॉर्मल क्रेडिट जो है वो आज की जनरेशन के हवाले से हो सकता है। तो दूसरा आपने सवाल किया था प्रॉपर्टी के हवाले से, मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था और अब तो कानून का हिस्सा है कि हमने पूरा सफ़र वैल्यू का तय नहीं किया था। हमने ये हर साल उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए गैजेट करनी होगी FBR को। मेरा ख्याल है कि प्री मेच्योर होगा, हम बाइस करेंगे, उनके भी वहाँ बैठे हुए मेरे साथी, तो उनको अपना काम हम करने दें। लेकिन कानून जो है वो मौजूद है और इसके कुछ फ्यू बिलियंस आए हैं, उतने नहीं आए जितने आप सही फरमा रहे हैं, जितने आने चाहिए थे। लेकिन
اس میں ہمیں بھی یہ توقع تھی اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن ہم اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم نے جو چینج کیا ہے اس پہ کوانٹم جمپ آئی ہے. یعنی اس وجہ سے جو 10 لاکھ کا تھا وہ ابھی شاید اس میں 1 کروڑ کا ہے، لیکن ایکچوئل ویلیو ابھی بھی 2.5 ہو. تو یہ سفر سب نے یہی کہا تھا جی آہستہ طے کریں، ایک ہٹ نہ کریں کہ بالکل ہی وہ بیٹھ جائے. تیسرا آپ کا جو سوال تھا کہ ویکینسیز واٹر اینڈ پاور منسٹری میں ہیں، وہ میرے نالج میں نہیں، لیکن منسٹری آف فائنینس میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ جو ویکینسیز اگر اپرووڈ ہیں اس کو وہ فل نہ کرے. تو میں پتہ کرتا ہوں اگر آپ کی انفارمیشن جی وہ لیکن اس پہ ہماری پابندی نہیں ہے، کوئی بین شین نہیں ہے. جی آخری سوال. میں سب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گروتھ کو دیکھا جائے پاکستان کی تو یہ بوم بس سائیکل نظر آتا ہے. مطلب اگر پالیسیز اچھی اپنائیں تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گر جاتی ہے. سر یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگس کی ریشو ہے، اگر انویسٹمنٹ کی بھی آپ ڈیفینیشن وہی رکھیں جو 2012-13 میں تھی، تو اس میں میرے خیال میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا. تو اس کو اگر لانگ ٹرم اور سسٹینڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ اور سیونگس کو بڑھانا پڑے گا، جو کہ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی. اس کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ جی مہتاب صاحب بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اٹ از اے ڈائریکٹ نیکسس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی. یہ 12.6 تھی لوئسٹ فسکل ایئر 12-13 میں، یہ ابھی تقریباً 16 سے نیچے ہے، لیکن ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اس کو 20 کے قریب لے کے جائیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی. یہ گریجول امپرومنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک اسمال پرسنٹیج پوائنٹ مینز اے لاٹ، تو یہ ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے بوم بس سائیکل کا لفظ یوز کیا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی میجر میں اس وقت بھی کہتا تھا، اور میری تقریریں ہوں گی سینٹ میں موجود، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب آپ کنزیومر گڈز جو ہیں اس کے اوپر فوکس نہ کریں. اس کنٹری کو کنزیومر جو آئٹمز کی پروڈکشن ایک ون آف ہوگی، آپ کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. وہی ہوا کہ ہمارا ایک بوم آیا جو کہ ہم واپس اب ادھر جا رہے ہیں. 10 سال کے بعد ہم نے 5 کراس کیا ہے، لیکن وہ پرپیچول نہیں تھا، بیکاز اٹ واز ناٹ آن سالڈ انویسٹمنٹ جو ہونی چاہیے انڈسٹری میں. اٹ واز آن کنزیومبل گڈس. آپ کو یاد ہے لیزنگ، یہ 3-4 چیزوں سے آپ کی وہ ایک بوم آیا تھا. اللہ نہ کرے کہ اب ہم جو ہمارا فوکس ہے وہ سالڈ ایف ڈی آئی پہ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ کوئی اس طرح کا ہم نے انیشیٹو نہیں لیا، اس کو کوئی ہم نے انسینٹیو نہیں دیا جس کے بیسس کے اوپر یہ بوم بس خدا نہ خواستہ ہو. اللہ کرے یہ پرپیچول ہو، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے کا سفر پازیٹیو ہوگا، یہ نیگیٹو نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کر رہے تھے.